Hello students, I Ravinder sir welcome you in Rasayan Academy Chemistry. In the series of my lecture on physical chemistry, where initially I have discussed with you solutions, electrochemistry, now we have to start with another chapter, and that is chemical kinetics. I hope so that you all must be enjoying all these lectures. Now अब इसके बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं. हम बेसिकली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं. साइंस का जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में क्या है कि मतलब कोई एक रिएक्शन हुई, उसमें कितना रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट है, एक तो ये उसकी कैलकुलेशन, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो आप मोल कंसेप्ट में स्टडी करते हो, और दूसरा हम एक इस चीज को स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो किस कंडीशन में होगी. मींस सपोज जैसे मैं कहता हूँ कार्बन और ऑक्सीजन है ना, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किए, क्या बना दिया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया. ये बुक पे लिख दिया हमने, लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें, कार्बन हमारा तो कोयला है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, तो वो आपस में रिएक्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज यू शुड बी नोइंग दैट फॉर ईच रिएक्शन टू टेक्स प्लेस कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है. तो फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली इन दो एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है, जिसमें हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करते हैं. आपने क्लास 11th में केमिकल थर्मोडायनामिक्स को स्टडी किया, एंड आई नो इट कि आप सभी को एक चीज का पता है कि दैट उसके बीच में आपने गिब्स फ्री एनर्जी डिस्कस किया, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया. तो हमें ये पता लगा कि जो केमिकल थर्मोडायनामिक्स की जो स्टडी है, दैट गिव्स अस एन आइडिया ओनली अबाउट कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन एक कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी. इट डू नॉट टेल्स अस एनीथिंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन. उसका मेन लिमिटेशन है कि उससे हमें ये नहीं पता लगता कि एक रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी, वेरी स्लो होगी, ऐसा कुछ भी नहीं पता. दूसरी बात, इट डू नॉट टेल्स अस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. तो मतलब ये दो मेन लिमिटेशंस थी जो केमिकल थर्मोडायनामिक्स की थी. तो मतलब अब द साइंटिस्ट दे वर इन द सर्च ऑफ दिस फैक्ट कि कोई ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस मिले जिससे क्या पता लग पाए, रेट ऑफ रिएक्शन का पता लग जाए, मैकेनिज्म का पता लग जाए. तो उस चीज का पता लगाने के लिए ये ब्रांच ऑफ साइंस दी गई, विच इज केमिकल काइनेटिक्स. बच्चे, हमें सभी को एक चीज का पता होना चाहिए कि जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं. तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? वी आर स्टडीइंग अबाउट दिस, दैट केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. जो रेट ऑफ रिएक्शन को डील करती है, जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को डील करती है, तो वो जो साइंस है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स. जहां पर ये वर्ड आता है रेट, रेट का वैसे मतलब ये होता है मेजर ऑफ द चेंज. जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन. ऐसे ही हम केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं? रिएक्शंस. और रिएक्शन में चेंज क्या होता है? रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट्स. या दूसरे वे में मैं अगर ये कहूं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है विद टाइम. बस जैसे जैसे टाइम होता है रिएक्टेंट कम होते चले जाते हैं, प्रोडक्ट बढ़ते चले जाते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें रिएक्शन में चेंज क्या है? कंसंट्रेशन. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट कंसंट्रेशन विल बी रेट ऑफ रिएक्शन. इसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. दैट इज नथिंग एल्स बट नोन एज ए रेट ऑफ रिएक्शन. मैंने इसको सिंप्लीफाइड वे में ऐसे लिखा, द रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम टेकन और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम टेकन. जैसे कि एक रिएक्शन यहां पे मैंने ली एक सिंपल वे में, ए चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, ए और पी है ना, रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स. तो इसमें जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ऑफ ए अपॉन डी टी. बच्चों, यू शुड बी नोइंग दैट ये जो हम लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में करके ऐसे, तो दिस रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन. तो रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी और इज इक्वल टू डी ऑफ पी, पी मीन्स प्रोडक्ट्स, अपॉन dt
बच्चों यहां पर यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस फैक्ट कि ये जो मैंने ये माइनस साइन लगाया है इसका अदरवाइज कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंस है। एंड व्हाट इज दिस? वो ये है कि नेगेटिव साइन हैज ओनली द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कि इट टेल्स अस अबाउट द फैक्ट दैट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होती है। मतलब नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई करता है कि इस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। जैसे एक रिएक्शन मैंने लिखी, रिएक्शन क्या? PCl5 चेंज इनटू PCl3 प्लस Cl2। तो इसमें रेट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस, वही माइनस का मतलब डिक्रीज, d ऑफ PCl5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन dt और इक्वल टू d ऑफ PCl3 अपॉन dt और इक्वल टू d ऑफ Cl2 अपॉन dt। इस तरीके से ये हमारे पास हो गया। अब अगर आप इसको, ये मैंने वैसे लिख दिया यहां पर, आप इसको क्लिक कर लेना, मैं आपको समझाता हूं यहां से। आई एम नॉट सिंपली रीडिंग इट, मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा ये चीज। देखिए PCl5, PCl3 और Cl2, PCl5 का एक मोल जब डिक्रीज होता है, डिकम्पोज होता है, तो उससे एक मोल PCl3 का और एक मोल Cl2 का बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी कंसंट्रेशन को, इसमें जो रेट को, चाहे वो PCl5 या PCl3 या Cl2 किसी की भी कंसंट्रेशन में अगर उसको एक्सप्रेस करूं तो आई कैन सिंपली इक्वेट इट, मींस जिस रेट से PCl5 मतलब माइनस ऑफ d ऑफ PCl5 अपॉन dt इक्वल टू d ऑफ PCl3 अपॉन dt, मींस जिस रेट से इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है उसी रेट से उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ आई कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ईदर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ये यहां पे ये देखो बट मैंने लिखा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करना। बट हर रिएक्शन ऐसी नहीं होती। अब इसको, इस पैरा को थोड़ा सा क्लिक कर लेना, इस पैरे को स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। देखिए अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, जैसे कि मैंने रिएक्शन लिखी, इसमें क्या है, 2 moles of N2O5 चेंज इनटू 4 moles of NO2 एंड अ मोल ऑफ O2। मींस यहां पर अगर आप देखो कि जितने टाइम में 2 मोल N2O5 के डिकम्पोज हुए, डिसोसिएट हुए, उतनी देर में 4 मोल्स ऑफ NO2 बने और 1 मोल ऑक्सीजन का बना। मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज डबल देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 4 टाइम्स, 4 गुना ज्यादा है देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए बच्चे कि यहां पर जितनी देर में इसका 1 मोल बना उतनी देर में उसके 4 मोल बन गए। तो समझो इसके बीच में हम सिंपल ऐसे इक्वल नहीं लिख सकते। इसको अगर हमें इक्वेट करना है तो हमें क्या करना होता है, दैट जितने भी जो इसके कोफिशिएंट हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है, उससे हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 d ऑफ N2O5 अपॉन dt माइनस, मतलब जब इसको और इसको इक्वेट करना है तो इसका 1/2, इसका 1/4 और इसका 1 है ही है, तो ऐसा, तो इस तरीके से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। मींस बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। जस्ट सिंपली क्या करना है कि जो इसके मोलर, जो इसके बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स हैं, उससे आप हर टर्म को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे एक जनरल रिएक्शन लिख दी, वो जनरल रिएक्शन क्या है, A ऑफ A प्लस B ऑफ B चेंज इनटू X ऑफ X प्लस Y ऑफ Y। तो इसका रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/A dA अपॉन dt माइनस ऑफ 1/B dB अपॉन dt 1/X dx अपॉन dt 1/Y dy अपॉन dt। चलिए हम एक बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। भाई रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होंगे? अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। मींस रेट क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं आपको पता है, मोल्स पर लीटर। और टाइम के यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि रिएक्शंस डिफरेंट टाइप की होती हैं। कई रिएक्शंस होती हैं बहुत फास्ट होती हैं, एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस,
उसके लिए जो हम यूनिट्स ऑफ टाइम लेते हैं वो सेकेंड्स ले लेते हैं, या इवन उससे भी कम। तो उस केस में क्या आएगा, पर सेकेंड। कई मॉडरेट रेट होती है पर मिनट, और थोड़ी स्लो होती है पर आवर। समटाइम कई ऐसी रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती है, उनके लिए हम टाइम की यूनिट ईयर्स भी ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, उस केस में क्या आएगा, मोल्स पर लीटर पर ईयर, इस तरीके से आ जाएगा। मींस आपको जो बेसिकली बात कहने की है कि यूनिट ऑफ टाइम चूजन विल बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन है, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है, रिएक्शन विद मॉडरेट रेट है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसका कर सकते हैं। कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके बीच में क्या होते हैं, गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में अगर आपको कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एंड यू नो द यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर ईदर बार और एटमॉस्फेयर। तो फिर उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, बार पर टाइम और एटमॉस्फेयर पर टाइम। केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, अगर आप उसको साथ साथ में न्यूमेरिकल्स करके करते हैं तो देन द थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर। अदरवाइज ये बड़ा अजीब सा है, बड़ा अजीब सा चैप्टर है। समटाइम इट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, लेकिन अगर आप इसको साथ साथ में करते चले जाओ तो देन द थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। इसलिए मैंने यहां पर एक न्यूमेरिकल लिखा है आपके लिए। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। कहता अमोनिया गेट ऑक्सीडाइज्ड एज पर रिएक्शन। अमोनिया इस तरीके से इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 into 10⁻³ moles per liter per second. Express the rate of this reaction in terms of various reactants and products. इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने पहले ये रिएक्शन लिख दी है ना। अब आपको ये पता है रेट इज 1/4 d of ammonia upon dt, 1/5 d of O2 upon dt, 1/4 d of NO upon dt एंड लाइक दैट वाटर का हो गया आपके पास। अब ऐसा है जो यहां पर दिया हुआ है, रिमेंबर ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, मींस ये टर्म नहीं है आपके पास, ये सारी टर्म नहीं दी हुई आपको, सिर्फ ये टर्म दी हुई, ये वाली, मींस ये दिया हुआ है आपको d of NO upon dt, ये दिया है, इसकी ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है, इज 3.6 into 10⁻³ moles per liter per second। यस, ये है। तो अब इसमें रेट क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, इसको डिफरेंट टर्म्स में आपको इक्वेट करना है। जैसे मैं पहले अमोनिया से रिलेट करता हूं, देखिए अमोनिया को इससे रिलेट कर दिया 1/4 ऑफ अमोनिया, 1/4 d ऑफ NO, 1/4 और 1/4 क्या हो गया, कैंसिल हो गए। इसको इन दोनों का जो रेट है वो क्या है, बराबर है। जिस रेट से अमोनिया डिकम्पोज होती है उसी रेट से NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ऐसा अगर मुझे ऑक्सीजन के टर्म में इसको इक्वेट करना है तो देखिए ये क्वेश्चन सामने है आपको, d ऑफ 1/5 d ऑफ O2 upon dt इज 1/4 d ऑफ NO upon dt। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 ऊपर चला गया यहां पर, तो d ऑफ O2 upon dt इज 5/4 ऑफ d ऑफ NO upon dt, और d ऑफ NO upon dt की वैल्यू तो आपको ये दी हुई है 3.6 into 10⁻³ इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे 4.5 into 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। वाटर के टर्म में 6 है इसका कॉफिशिएंट, इसका 4 है, तो 1/6 d ऑफ H2 upon dt, 1/4 d ऑफ NO upon dt, d ऑफ NO upon dt आपको दिया हुआ ये वैल्यू, ये तो ये 6 इधर से इधर आ गया, 6/4 d ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया। न्यूमेरिकल इज वेरी सिंपल। यहां पर सिर्फ कंफ्यूजन होता है भी, कई बच्चे इसको ऐसा सोचते हैं कि ये सारा का सारा जो है ना फैक्टर दिया हुआ है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया है तो d ऑफ NO अपॉन dt दिया हुआ है। ये जो 1/4 या 1/6 या 1/4 हम लगाते हैं इस इक्वेशन में जैसे लगाए, दैट इज जस्ट टू इक्वेट द रेट टर्म्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं, तो हमने
ये चीज ऑब्जर्व की है कि सभी रिएक्शन एक जैसी रेट पे नहीं होती, उनकी स्पीड अलग अलग से होती है। जैसे आप अगर एक सिंपल सी बात करें, दैट इज इफ यू मिक्स NaCl सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विद क्या AgNO3 एक्वस, दोनों का एक्वस सोल्यूशन, जैसे आप इन दोनों को मिक्सअप करते हो यू विल गेट इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं, मतलब दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन। आमतौर पे आयनिक रिएक्शन जो होती हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। अभी आई विल टेल यू व्हाई ऐसा क्यों होता है, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर कोई मुझे एक बड़े सिंपल से वे में ये कहे कि केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना, तो आई विल डिफाइन इट इन दिस वे। बट केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। कुछ जब बॉन्ड टूटते हैं तो एक टाइप का मैटर चेंज हो जाता है, दूसरे टाइप के मैटर में उससे नया टाइप ऑफ मैटर बन जाता है। वेरी सिंपल। जब भी बॉन्ड्स को तोड़ना है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और जब बॉन्ड बनते हैं एनर्जी इज रिलीज्ड। क्योंकि जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बीच में नेचर ऑफ बॉन्ड्स विच आर ब्रोकन अप एंड द नेचर ऑफ बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड, ये हमेशा डिफरेंट होते हैं। दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। क्योंकि वो डिफरेंट है इसलिए हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला जो फैक्टर है विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। उसमें बॉन्ड्स कैसे हैं, अगर उसमें रिएक्टेंट्स के बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो रिएक्शन स्लो होगी, और अगर रिएक्टेंट्स के बॉन्ड जो है वो वीक है तो वो जल्दी से टूट जाएंगे एंड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। आयनिक रिएक्शंस में क्या होता है, वी यूज आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl लिया हमने। NaCl एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में पहले से डिसोसिएटेड है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में पहले से डिसोसिएटेड है। हमने मिक्सअप किया तो NaNO3 और AgCl आपस में मिल गए और रिएक्शन हो गई, इसलिए ये रिएक्शन बहुत फास्ट है। लेकिन अगर एक इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हो तो उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर वो नए बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब वो वाली जो रिएक्शंस होती है वो रिलेटिवली स्लो हो जाती हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, व्हाट इज दैट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। हम आम तौर पे ये कहते हैं, मैं ये जितने भी ये फैक्ट्स हैं ये इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं मान सकते, हर एक में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे जैसे समय आएगा आगे केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करते हुए मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की किसी भी रिएक्शन में ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर। आपको पता है टेम्परेचर मतलब क्या हुआ कि हम हीट देते हैं किसी रिएक्शन को तो वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, और वो जो एनर्जी होती है वो जो हम देते हैं दैट फैसिलिटेट द यू सी बॉन्ड क्लीवेज। मतलब जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो यहां से मिल जाती है, एंड बिकॉज वो यहां से मिलती है देयरफॉर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा है ना, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर आप एक रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हो, आगे जब मैं आर्हेनियस इक्वेशन इसमें डिस्कस करूंगा लास्ट लेक्चर्स में तो उसमें डिस्कस भी करेंगे भाई ऐसा क्यों होता है। आमतौर पे अगर हम एक रिएक्शन को 10 डिग्री, एक रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो ऑलमोस्ट ये देखा गया कि उस रिएक्शन का जो रेट है वो लगभग डबल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, तो आमतौर पे ये देखा गया, मैं बार बार ये वर्ड एम्फेसाइज कर रहा हूं, इट्स नॉट अ जनरल ट्रूथ बट मोस्टली इट इज बीइंग सीन दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आमतौर पे बच्चों के दिमाग में एक बात होती है क्या, भाई हमने एक रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं हो रही, हमने कैटलिस्ट डाला रिएक्शन हो गई, मतलब कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बट मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि कैटलिस्ट जो होता है ना दैट मॉडिफाइज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन को मॉडिफाई करता है। बिकॉज जो कैटलिस्ट होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बट द नेचर ऑफ द कैटलिस्ट ऑल्सो will be there which is going to affect the rate of reaction, but mostly
जो कैटलिस्ट होते हैं, बिकॉज वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, इसलिए हम इन जनरल ये बात करते हैं, इन जनरल द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया, भाई आप ये देखो कि बड़ा लॉग है लकड़ी का, उसको आप सीधा जलाओ, नहीं जलता, ठीक है। उसका अगर आप डस्ट ले लेते हो, मींस उसके छोटे छोटे पीसेस ले लेते हो वुड के, उसको जलाओ, जल्दी जल जाते हैं। गुड़ है, उसका एक बड़ा सारा टुकड़ा हो, उसको पानी में डाल दो, वो जल्दी नहीं घुलता, लेकिन जल्दी उसको खोलना है तो उसको आप क्रश कर दो, डालो पानी में, जल्दी घुल जाता है। बिकॉज जैसे आप एक रिएक्टेंट को बाइफिकेट करते हो, उसको तोड़ते हो, स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हो, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट अगर ज्यादा होगा तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो ये ट्रूथ है दैट with increase in the surface area the rate of reaction always increases। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। देखिए एक रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे सपोज मैं एक रिएक्शन लिखता हूं H2 plus Cl2 चेंज इनटू किसमें, HCl। ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, 2 of HCl। जैसे अगर मैं कहूं मीथेन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्मिंग मेथिल क्लोराइड प्लस HCl, ये बनता है। H न्यू मतलब लाइट की प्रेजेंस में। कई बच्चे इसको बोलते हैं सनलाइट, नो, इट कैन बी रेडिएशन ऑफ एनी टाइप। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसके बीच में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज गिवन बाय क्या, लाइट, लाइट से दी जाती है, ठीक है। उन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक पर्टिकुलर टाइप की जब तक रेडिएशन नहीं होगी तब तक रिएक्शन नहीं होगा। एंड रिमेंबर इन रिएक्शन के बीच में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, इट दे डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ रेडिएशन। अगर एक पर्टिकुलर टाइप की रेडिएशन उसको मिल गई तो रिएक्शन हो जाएगी, और अगर नहीं मिली तो रिएक्शन नहीं होगी। दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन टुवर्ड ऑफ यू सी केमिकल काइनेटिक्स। अब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर्स के बीच में आपको बात करेंगे व्हाट इज एवरेज रेट, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको अगर आप समझेंगे तो आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में वो सारी बातें आएंगी, इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आने वाले लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन आपको साथ में मिलती रहे। थैंक यू।